नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली से संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। संभल में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है यूपी पुलिस। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले में बाल बाल बचे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर चली गोली। तो देवेंद्र फडणवीस को चुना गया भाजपा विधायक दल का नेता। ये मुंबई से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आपण प्रक्रिया पूर्ण करून घेऊ। नुकतीच आता देवेंद्रजी यांची निवड झालेली आहे, त्यांचं मनापासून स्वागत। आपले निरीक्षक श्री रूपानीजी यांना विनंती आहे की त्यांनी देवेंद्रजीचं स्वागत करावं। आपल्या निरीक्षक श्रीमती निर्मलाजी इनसे भी विनंती है, वो भी माननीय देवेंद्र जी का स्वागत करें। आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब यांना नम्र विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजीचं स्वागत करावं। आपले मुख्य प्रतोद श्री शेलार साहेब यांना विनंती आहे, त्यांनी पण देवेंद्रजींचं स्वागत करावं। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 महिन्यापासून सातत्यानं और हमारे सहयोगी संवाददाता शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, देवेंद्र फडणवीस भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में ये निर्णय हुआ है। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि विधायक दल का नेता जो है चुन लिया गया है, और जो विधायक दल का नेता है वही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ताजपोशी मुख्यमंत्री की जो है फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस की हो चुकी है। हालांकि कल शपथ ग्रहण समारोह है और आज जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव जो है विधायक चंद्रकांत दादा पाटिल ने जो है वो सामने रखा था, और सुधीर मुनगंटीवार जो थे वो भी उनके साथ, और अनुमोदन जो है विधायक पंकजा मुंडे ने किया था, और बाकी अन्य विधायक ने इस प्रस्ताव को जो अनुमोदन देकर ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। एक बड़ी अहम पहल कह सकते हैं, क्योंकि अब इस वक्त अगर देखा जाए महायुति के तीनों जो विधायक दल के नेता है उनका चयन हो चुका है। अब मार्ग प्रशस्त है कि किस प्रकार से ये तीनों नेता मिलकर जो है सरकार स्थापना जो है राज्यपाल के पास जाएंगे और सत्ता स्थापन करने का दावा करेंगे। हालांकि आज दोपहर को जो है ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास विधायक दल के नेता जाएंगे और सरकार स्थापन करने का दावा करेंगे, और उसके बाद जो है एक बैठक होगी, और साथ ही साथ कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसमें सबसे बड़ी इंतजार जो था वो मुख्यमंत्री के चेहरे का था, जिसका ऐलान अब हो चुका है। बिल्कुल, सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ था और अब भाजपा विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा विधायक दल की बैठक में निर्णय हुआ है। देवेंद्र फडणवीस भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। शिशिर हमारे साथ बने हुए। शिशिर, अब इसके आगे क्या महायुति की भी बैठक होनी है? बिल्कुल, देखिए प्रक्रिया अगर देखा जाए तो तीनों विधायक दल के नेता जो है एक साथ बैठेंगे और उसके बाद जो है राज्यपाल के पास जाकर सरकार स्थापन करने का एक दावा जो है वो कर सकते हैं। सबसे प्रमुख अब पहली बात ये होगी कि सरकार स्थापन करने का दावा राज्यपाल के पास देना, ये प्रमुख प्राथमिकता है। उसके बाद किस प्रकार से तीनों दल के नेता मिलकर जो है कैबिनेट बनाते हैं, कौन सी पार्टी को कितने कैबिनेट मंत्रालय दिए जाएंगे, इस पर चर्चा होगी। तो ये सभी निर्णय अब जो तीनों दल के नेता है मिलकर करेंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर ये थी कि मुख्यमंत्री जो चेहरा था वो सामने नहीं आया था, अब वो चेहरा सामने आ चुका है। अब देखना ये होगा किस प्रकार से और कौन से फॉर्मेट में जो है ये पूरा कैबिनेट का विस्तार होगा। मसलन एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे
और कितने कैबिनेट जो है मंत्री शपथ लेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए जो है चर्चा का दौर अब शुरू होगा, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे पहली बात होगी राज्यपाल के पास जाकर दावा करने की, सरकार स्थापना करने का, और उसके पश्चात जो है फिर ये बैठकों का दौर शुरू होगा और किस प्रकार से पार्टी को कैबिनेट बर्थ मिलेंगे, किस प्रकार से जो है उसका विस्तारीकरण किया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। अब लगभग ये साफ है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे और अब महायुति की जो बैठक होगी उसमें इस बात का ऐलान हो जाएगा। लगभग अगर शिशिर आपसे जानना चाहें, अब इसमें कहीं ना कहीं अब कोई रुकावट नहीं होगी? बिल्कुल एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस चलिए इस समय हाँ, इस सदन में उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथ आए हुए ऑब्जर्वर के नाते विजय रूपानी जी, जो गुजरात के वरिष्ठ मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और सांसदगण बहुत सारे भी आए हैं इस मीटिंग में, उनका भी मेरा प्रणाम। और अभी नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और नमस्कार। इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसके वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ, उससे जनता बहुत टायर्ड होकर के मन में उनको क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, ऐसे भावना आकर के आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसको सही आगे लेके चलने के लिए आप सब उत्सुक हैं। और मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। ये तो स्पष्ट है। और अभी ये स्पष्ट है कि हम सब महाराष्ट्र का पिछले कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा कितना नुकसान हुआ, उन सबको, जनता को याद दिला करके हम तेजी से काम करते आगे लेके जाना है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो महाराष्ट्र में, चाहे हर रीजन का डेवलपमेंट हो महाराष्ट्र में, और प्रमुख बड़ा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए हमारे ही युवा स्टार्टअप के रूप में इतना नए नए सोच के साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं भारत के इकोनॉमिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए। उन सब का इतना प्रोत्साहन महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, मिल रही है, मगर और ज्यादा मिलना चाहिए। उनसे हमें स्पीडीली बहुत सारे काम को आगे ले चलना आसान होगा। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टार्टअप के इतनी कंट्रीब्यूशन दुनिया में एक देश हम जैसे नहीं है जहां फिनटेक में हम सामने नंबर 1 के पोजीशन में आ रही।
सिंगापुर से जब हमारा बात होती है, वो हमारे फिनटेक के ऊपर इतना इम्प्रेस्ड है और मानते हैं कि फिनटेक के द्वारा ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होने का संभावना है। अगर फिनटेक का इतना महत्व है और उसमें पैसा डालने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है विदेश में, महाराष्ट्र में उनको प्रोत्साहन देने वाले काम बहुत होना चाहिए। उससे महाराष्ट्र का लीडरशिप रोल बरकरार रहेगा। और जैसे इससे पहले महाराष्ट्र की कल्चर, लिटरेचर, भाषा और थॉट लीडरशिप का स्थान था, वो स्थान हम तुरंत और दोबारा प्राप्त करना है। और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का याद दिलाऊं, इस विषय में उनका कदम हम पिछले 6-8 महीने में जो हुआ उसको याद दिलाना जरूरी है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देना, और उससे पहले वर्करी संप्रदाय के लोग जुलाई में जब जाते हैं आषाढ़ के एकादशी के समय, उनके लिए वो कॉरिडोर बनाना, ये सब महाराष्ट्र और मराठी और महाराष्ट्र के थॉट लीडरशिप और कल्चरल लीडरशिप का प्रधानमंत्री जी प्रमुखता देते हैं, उसका एग्जाम्पल्स उदाहरण है। और महाराष्ट्र का एक बड़ा एक निर्णय पिछले 50 साल में होना था, वो कभी नहीं हुआ, पता नहीं कारण क्या है, मगर अभी मोदी जी के द्वारा वदावन पोर्ट, जो उनका ड्राफ्ट के वजह से भारत में ही सबसे ड्राफ्ट ज्यादा अधिक है ऐसे पोर्ट, 76,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होना सामान्य निर्णय नहीं है। ये सब स्पष्ट करता है कि केंद्र में मोदी जी के सरकार महाराष्ट्र के उन्नति के लिए कितने सारे स्कीम्स ले आ रहे, उसको तुरंत इंप्लीमेंटेशन करना। और मैं इसमें उदाहरण में देती हूं क्योंकि इसको मैं क्लोजली मॉनिटर करती हूं। बुलेट ट्रेन का व्यवस्था, अब तक ट्रेन चलता होगा अगर बीच में वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं आते और उसमें रुकावट ना पैदा करते। जापान से हमें इतना सस्ता से लोन मिला उस कारण, मगर डिले के कारण वो इधर उधर हो करके इतना कष्ट हम झेल रहे। ऐसे ही आ रहे शेड, मेट्रो का, कार्स का शेड, कितने डिले किसके लिए? मुंबई सबर्बन ट्रेन्स का भीड़ हम देख रहे हैं, उसमें जनता का सुविधा के लिए हम काम करने के लिए सामने आए, रुकावट पैदा करने वाले दूसरे पार्टी है। अभी मैं मानती हूं जनता इन सबको देख लिए और समझ लिए, इसलिए हमें इतना बड़ा सा मैंडेट दिए हैं। और इधर इस हॉल में नव निर्वाचित एमएलए गण के उत्साह देखकर मैं जरूर ये कहना चाहती हूं, मुंबई का अग्रणी स्थान हम तुरंत वापस ले आने के लिए काम करेंगे। नासिक और उस बेल्ट में जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित, चाहे वो कंदा, ऑनियन और गार्लिक, इन सभी ग्रेप्स, इन सभी का प्रॉब्लम के लिए जितने भी हम गोडाउन्स बनाना है और उसके लिए साइंटिफिक तरीके से पैक करके एक्सपोर्ट करने के जितना भी काम करना है, उन सब के लिए प्रावधान देंगे। और डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी स्थान, इधर कॉरिडोर नहीं आया मगर उससे ज्यादा काम हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डेफिनेट डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही विदर्भ क्षेत्र के लिए हम जरूर काम करना है, अच्छा सा ग्राउंड लेवल तक लेके जाना है डेवलपमेंट, वो भी हमारे मन में रहेगा। जैसे मैं हैदराबाद में बहुत सारे साल जीत चुकी हूं, इसीलिए लातूर, नांदेड़ उस प्रांत के ऊपर मेरा पर्सनल परिचय है, उस इलाके का भी हम प्रावधान देना है। आई एम श्योर आप सबके उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को
फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेसोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ है। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मलाजी. जात पात पंत प्रांत भाषा याच्या पलीकडे जाऊन ज्यांनी महाराष्ट्र नेतृत्व केलं अशा लाडक्या बहिणींचा लाडका देवाभाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आज आपली सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय रुपाणीजी, त्यांच्यासोबत आलेल्या भारताच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मलाताई सीतारामनजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, माननीय विनोद तावडेजी, माननीय शिवप्रकाशजी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलारजी, प्रवीण दरेकरजी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्यचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी, रासपचे रत्नाकर गुट्टेजी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे. विशेषतः या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्यासोबत पूर्णपणे तनमनाने या ठिकाणी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवारजी
यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि तद्वतच आमचे RPIचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्रपक्ष, कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं, त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300व जयंती वर्ष हेच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासोबत ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध जल, जमीन आणि जंगल वाचवण्याचा लढा उभारला आणि खऱ्या अर्थानं इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं, ते भगवान बिरसा मुंडा यांचीही 125वी जयंतीचं हे वर्ष या ठिकाणी आपण साजरं करतोय. आणि अर्थातच आपल्या सर्वांचे लाडके नेते ज्यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली, ज्याची मुहूर्तमेढ केली, आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जो नवभारत तयार होतोय त्याचा पायवा ठेवणारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचं देखील हे 100वे जयंती वर्ष आहे. त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने ही सगळी जबाबदारी आज महायुतीवर या ठिकाणी सोपवलेली आहे. खरं म्हणजे इतका मोठा जनादेश हा आपल्याला या ठिकाणी जनतेने दिलेला आहे की या जनादेशातून मी एवढंच म्हणेन की आनंद आहे, पण त्याहीपेक्षा जबाबदारी आपली वाढलेली आहे. प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव करून देणारा अशा प्रकारचा जनादेश हा जनतेने आपल्याला दिलेला आहे. आणि विशेषतः आपल्या लाडक्या बहिणी असतील, आपले लाडके भाऊ असतील, आपले लाडके शेतकरी असतील, आपले लाडके युवा असतील, या सगळ्यांनी आणि समाजातल्या दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी सगळ्यांनी जो जनादेश आपल्याला दिलेला आहे त्या जनादेशाचा सन्मान राखण्याचं काम हे आपल्याला करावं लागणार आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे आपली प्राथमिकता आपण सुरू केलेल्या योजना आणि आपण दिलेली आश्वासनं ही पूर्ण करणं याच्याकडे आपली प्राथमिकता तर असेलच, पण त्यासोबत महाराष्ट्राला पुढे नेण्याकरता, महाराष्ट्राला सर्व आघाड्यांवर पहिल्या क्रमांकावर आणण्याकरता आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सातत्याने कार्यरत राहायचं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की 2019 साली देखील जनतेचा कौल आपल्याला मिळाला होता. दुर्दैवाने जनतेचा जो कौल होता तो हिसकावून घेण्यात आला आणि जनतेसोबत एक प्रकारे बेईमानी त्या काळामध्ये झाली. मी काही त्या इतिहासामध्ये जाऊ इच्छित नाही, एक नवीन सुरुवात आपण करतोय, पण या गोष्टीचा निश्चित उल्लेख करेन की सुरुवातीच्या 2.5 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला त्रास देण्यात आला, आपल्या आमदारांना त्रास देण्यात आला, नेत्यांना त्रास देण्यात आला,
अशाही परिस्थितीमध्ये मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की 2.5 वर्षात एकही आमदार आपल्याला सोडून गेला नाही. सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच 2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि आपल्या भारतीय जनता पक्षाला 132 आणि आपल्या मित्रांसोबत 137 जागा, एक प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्रामध्ये लिहिला गेला. हा इतिहास मला असं वाटतं की अभूतपूर्व अशा प्रकारचा आहे. या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं. अर्थात त्यातला एकदा 72 तासाकरताच होतो, पण तरी देखील टेक्निकली होतो. त्याच्यामुळे 3 वेळा मला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर बसण्याचा मान सन्मान त्यांनी दिला. हा पक्ष ज्या प्रकारे त्यांच्या नेतृत्वात मोठा झाला, त्यातूनच सामान्य कार्यकर्त्यांना वेगवेगळी त्या ठिकाणी पदं मिळाली, चांगली पदं मिळाली, आपल्याला काम करण्याची संधी मिळाली. म्हणून मी आदरणीय मोदीजींचं मनापासून या ठिकाणी त्यांचे आभार मानतो. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहेब यांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि त्याचसोबत ज्यांनी या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अतिशय ताकदीनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासोबत तळ ठोकून कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि या निवडणुकीत अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली, ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शहा यांचे देखील आभार मानतो. आणि भारतीय जनता पक्षाचं जे शीर्षस्थ नेतृत्व आहे त्या सगळ्या नेत्यांचे या ठिकाणी अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. आणि विशेषतः वेगवेगळे राज्यातल्या ज्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. महाराष्ट्रातली सगळी टीम तर आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेजी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र भाजप हा पूर्ण ताकदीने या ठिकाणी मैदानामध्ये होता आणि त्यामुळेच हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे. तुम्ही नसतात तर मी इथे नसतो. त्याच्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानत असताना पुढची वाट ही आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता संघर्षाची आहे. आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना आपलं महायुतीचं सरकार आहे, या सरकारमध्ये एक दिलाने आपल्या सगळ्या मित्रांना सोबत घेऊन आणि प्रसंगी जेव्हा इतकं मोठं मॅन्डेट असतं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी सगळ्यांच्या मनाच्या आपल्याला पूर्ण करता येत नाहीत. पण आपण एक लार्जर, एक मोठा अशा प्रकारचा विचार घेऊन, एक लार्जर गोल घेऊन आपण राजकारणामध्ये आलेलो आहोत. केवळ पदांकरता, केवळ आपल्याला कोणीतरी मोठं करावं याकरता आपण राजकारणात आलेले नाही आहोत. त्यामुळे मला या गोष्टीची पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळामध्ये 4 गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील तर 4 गोष्टी मनाविरुद्ध देखील होतील. पण तरी देखील एका लार्जर इंटरेस्टमध्ये आपण सगळे एकत्रितपणे काम करू आणि आपली शक्ती काय आहे ही शक्ती निश्चितपणे या ठिकाणी आपण दाखवून देऊ. आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन, दलित, गोर, गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो
की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता, महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करू. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आभार है देवेंद्र जी. तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और इन्होंने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने प्रस्ताव का समर्थन किया और एक मत से भाजपा विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है. देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों का नेता चुनने पर आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और अब जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल एनर्जी के साथ काम करती हुई नजर आएगी. उन्होंने एकनाथ शिंदे का भी शुक्रिया अदा किया, अजीत पवार का भी आभार जताया. शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ. शिशिर, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला और अब विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर. बिल्कुल. देखिए, हालांकि उन्होंने भाषण में एक बात स्पष्ट की है, तीसरी बार जो है उन पर विश्वास जताया है. तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार 2014 में जब चुन के आए थे तो बीजेपी को प्रचंड जीत जो है महाराष्ट्र में मिली थी. उसके बाद फिर से एक बार 2019 में जब चुनाव हुए तो तब भी बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर जो है महाराष्ट्र में आई थी. और तीसरी बार ये तो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली. 132 सीटें के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है. ऐतिहासिक जीत मिली है. तो उन्होंने बात कही थी, ये तीनों बार जो है बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है और इसीलिए विधायक दल का नेता उनको चुना गया था 2014 में. 2019 का उन्होंने उल्लेख किया कि हालांकि बस 72 घंटों के लिए था, लेकिन पार्टी ने उन पर जो है विश्वास जताया था. और एक बार फिर से 2024 में हम देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार, उनके साथ मिलकर जब ये चुनाव लड़ा गया तो जिस प्रकार से जीत मिली है और इस जीत का श्रेय जो है महाराष्ट्र के वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को जाता है. क्योंकि जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, हालांकि उन सभी चीजों का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया, हर समाज के हर तबके का जिक्र उन्होंने किया. जिस प्रकार से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को बांधा है, खास तौर पर जाति अगर बात करें समस्या जो है महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स कहते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, उसको साधा है. जिस प्रकार से महिलाओं की तरफ ध्यान दिया है, तो इन सभी बिंदुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करने के बाद ये प्रचंड जीत मिली. तो ऐसे में उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो उनके काफी काम आया है. बिल्कुल. और जिस तरह से शिशिर हमने उनका पुराने कार्यकाल भी देखे हैं और जिस तरह से वो अपने कामों को विकास की को और ज्यादा गति और ज्यादा रफ्तार देने के लिए जाने जाते रहे हैं, जनता के बीच भी काफी प्रिय नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं. अब उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी महाराष्ट्र के विकास को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही सत्ता स्थापना हो गई महाराष्ट्र में तो प्रमुख जो चीजें होगी वो यह है किसानों की किस प्रकार से है जो ये समस्या है वो सुलझाना है. दूसरी बात, जिस प्रकार से जो कल्याणकारी योजना है जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो है उनको सामने लाया गया है, उन सभी योजनाओं को किस प्रकार से और सफलता से क्रियान्वित किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सबसे प्राथमिकता होगी. और एक बात जो कही गई है, क्योंकि कई जैसे मैंने कहा कि कल्याणकारी योजना है, विपक्ष आरोप लगाता है कि क्या ये कल्याणकारी योजना लंबे देर तक चलेगी. मसलन हम अगर बात करें तो लाड़की बहना जो है जो योजना लाई गई है, विपक्ष ने कहा है ये ज्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की योजना चलती रहेगी, लोगों के हित में योजना है और इसीलिए इस प्रकार के सभी बिंदुओं पर जो है उनकी काम करने की प्राथमिकता होगी. बिल्कुल. और जिस प्रकार से अब कल शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां, और अभी महायुति की भी बैठक होनी है, क्या अब वो एक औपचारिकता भर है? बिल्कुल, ये औपचारिकता होगी क्योंकि इससे पहले महायुति के दोनों पक्षों ने ये कहा साफ कर दिया है कि जो बीजेपी के जो नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व है, जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उन्हें मान्य होगा.
और इसीलिए फिर चाहे वो अजित पवार ने कहा हो कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो वही दो उप मुख्यमंत्री जो होंगे वो एनसीपी और शिवसेना की तरफ से होंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब खाका तैयार हो चुका है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक जानकारी आज शाम तक मिल ही जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कल का जो शपथ विधि समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बड़े पैमाने पर जी के मंत्री यहाँ पर होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ संतों को यहाँ पर बुलाया गया है और साथ ही साथ बाकी गणमान्य लोग हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है उनको भी निमंत्रित किया गया है। हालांकि बेहद कुछ ही घंटे बचे हैं, ऐसे में निमंत्रण पत्रिका भी जो है राज्य सरकार द्वारा अब कुछ ही वितरित की जाएगी और जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल शिशिर, अब सबकी नजर ये भी होगी कि कैसा होगा सरकार का चेहरा, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बड़ा सवाल अब, हालांकि एक सवाल का जवाब तो मिला कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन दूसरा ये भी है किस प्रकार से, मतलब इस पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार किस प्रकार से होगा, स्वरूप किस प्रकार से होगा और सबसे बेहद कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इस बारे में जैसे मैंने कहा कि अब तो बीजेपी का विधायक नेता जो है वो लिया गया है। अब तीनों दल के जो विधायक दल के नेता है, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जो है, इनकी भी बैठक होगी और ये बैठक होने के बाद जो है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से जो है आगे बढ़ा जाए और किस प्रकार से जो है खास तौर पर जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उनका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसमें समतोल किस प्रकार से बनाया जाए, ये महत्वपूर्ण बात होगी और आने वाले 1 से 2 दिनों में ये चीजें भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और अभी हमने जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण को भी सुना, उन्होंने कहा कि सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे, मुंबई का अग्रणी स्थान बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे, किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, वहीं रक्षा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास होगा। तो तमाम जो वादे जो जनता से किए हैं उन्हें कहीं ना कहीं पूरा करना प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, देखिए ये प्राथमिकता बिल्कुल रहेगी कि कैसे उन सभी वादों को जो है उसको अमली जामा पहनाया जाए। खासतौर पर सरकारी योजनाओं की बात तो हम करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से जो प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है उनको किस प्रकार से गति दी। इसी का उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मेट्रो की शुरुआत की गई है, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत जो है अब तो हालांकि उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र के जो स्टेट हाईवेज है उनको एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से बढ़ावा दे, इसलिए अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन जो है उस पर सरकार इस वक्त ध्यान दे रही है। तो ये अनेक बिंदु है जिसमें किसान से लेके एग्रीकल्चर हो या फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, इन सभी चीजों को जो है सरकार इस वक्त तवज्जो दे रही है और इसी के साथ साथ जो पायाभूत ढांचा है, सुविधा है, उनको भी किस प्रकार से और मजबूत किया जा सके, इस पर जो है सरकार का हालांकि अब जोर ज्यादा रहेगा। हालांकि पिछली बार जब यही सरकार सत्ता में थी, मसलन 2014 से 2019 में, तब हमने देखा कि कई सारे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में काफी लंबित थे, प्रलंबित थे, उनकी शुरुआत हुई थी। हालांकि उनकी शुरुआत होने के बाद जब उनका कार्य मतलब सभी प्रोजेक्ट जो पूरे हुए तो उस वक्त भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने ही जो है उनका इनॉग्रेशन किया था। फिर चाहे वो अटल सेतु की बात करें जो कि सबसे बड़ा जो है समुद्री जो ब्रिज बनाया गया है, या फिर मेट्रो की बात करें जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था, इसका इनॉग्रेशन भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया। तो ऐसे में ये जो सभी प्रोजेक्ट इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहे हैं उनको और दोगुनी रफ्तार किस प्रकार से मिले केंद्र सरकार के साथ मिलकर, ये भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से अप्रत्याशित ये जो जीत हासिल हुई है महाराष्ट्र में महायुति को, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है उसमें देवेंद्र फडणवीस का जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा, उनका जो रोल रहा है वो बहुत अहम रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक मत से भाजपा विधायक दल के ये नेता चुने गए। देखिए, बिल्कुल, इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट काफी उत्तम तरीके से किया गया है, क्योंकि चुनाव से पहले कई सारे मुद्दे थे। उसमें एक मुद्दा यह था जातीय समीकरण को सटीक साधना, क्योंकि महाराष्ट्र में बात करें मराठा आंदोलन चल रहा था, ओबीसी आंदोलन की धार थी, साथ ही साथ धनगर आंदोलन जो था वो भी चल रहा था। हालांकि अलग अलग जातियां थी, वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के मुद्दे पर काफी प्रखर थी। तो ऐसे में उन सभी जातियों को एक साथ लेना सबसे प्रमुख बात थी और इस बात को लेकर जो है
देखा जाए महाराष्ट्र के नेता है, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है उन सभी नेताओं से बातचीत कर उनको जो है अपने पास उन्होंने खींचा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो मुद्दे थे अलग अलग, चाहे फिर किसानों के मुद्दे थे या फिर बात करें योजनाओं को जिस प्रकार से क्रियान्वयन का मुद्दा था, इन मुद्दों को भी जो है ध्यान देने की जरूरत थी। इस पर भी जो है काफी सटीक तरीके से जो है काम किया गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि बीजेपी तो साथ थी लेकिन बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे भी थे शिवसेना, और साथ ही साथ अजित पवार थे। इन तीनों पार्टियों का समन्वय बिठाकर एक साथ आगे बढ़ना ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि इन तीनों प्रकार कार्य है उसका हमने देखा कि 132 सीट बीजेपी को मिली है और प्रचंड जीत के साथ महायुद्ध। बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए, हाँ जी, जिस तरह से सहयोगी दलों की भी अपनी आकांक्षाएं थीं, लेकिन इस समय भाजपा विधायक दल का जिस तरह से एक मत होकर उनको नेता चुना गया, कहीं ना कहीं किस प्रकार से सभी को मनाया गया, सबको एक मत किया गया और तमाम जो चीजें हैं सहयोगी दलों के साथ उनको भी ठीक कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए इसमें हम तुलना अगर करेंगे, फिर चाहे वो महाविकास आघाड़ी की तुलना करें महायुति के साथ, जब महाविकास आघाड़ी की हम तुलना करते हैं तो उस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जब सीटों के बंटवारे का सवाल आता है तो हमने देखा किस प्रकार से किटपिट जो है वो मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आ जाती है। किस प्रकार से महायुति के नेताओं में जो है अनबन थी, कहीं ना कहीं एक वैचारिक मतभेद था, और वो मतभेद जो है फिर मीडिया के द्वारा जो है जो उनके बयान दिए उनके द्वारा सामने आ गया था। लेकिन वही महायुति की बात करें तो इस प्रकार से कोई नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई, और हर बार ये कहा गया कि चर्चा से ही मार्ग जो है वो खुले होंगे। और इसलिए महायुति के अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता, भले उनके विचार जो है अलग थे, उनकी मांगे कुछ अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तीनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा ये बात कही है कि हम एक साथ मिलकर बैठकर इस पर विचार करेंगे। तो ये अगर देखा जाए लोगों तक एक मैसेज पहुंचाता है कि भले तीनों पार्टियां है, तीनों पार्टी के अलग अलग है, विचार अलग है, लेकिन जब तीनों पार्टियां एक साथ आती है तो जाहिर सी बात है कि विचार मंथन के जरिए तीनों पार्टियां एक साथ काम करती है। और इसका ही अनुभव निचोड़ अगर देखें तो इस बार चुनाव में जो है तीनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर जो जिस प्रकार से कार्य किया था, जिसकी बदौलत जो है 220-230 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यही तीनों पार्टियां लोकसभा में हालांकि इनको मुक्ति खानी पड़ी थी, और उसके बाद फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, तीनों ने जो है इंट्रोस्पेक्शन किया था कि आखिर गलती कहां पर हुई थी। हालांकि उस वक्त भी तीनों पार्टियों ने एक साथ काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का महाराष्ट्र में खासतौर पर उतना उनको प्रतिसाद नहीं मिला था, और जिसके कारण हम देखा कि महायुति की लोकसभा की सीटें जो है काफी सिमट गई थी। लेकिन हालांकि जो 5 महीनों का पूरा कार्यकाल रहा है हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर विधानसभा चुनाव तक इन तीनों पार्टी ने उन सभी बिंदुओं पर काम किया था, और इसीलिए जब ये तीनों पार्टी एक साथ मिलकर काम करती है इस प्रकार के जो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसी में अगर हम कहें तो इसका अगर श्रेय देना चाहे तो जाहिर सी बात है तीनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन अगर प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से समन्वय रखा दोनों पार्टियों के साथ और महायुति को एक साथ आगे लेके जाने का प्रयास किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व काफी मजबूत और सशक्त उभर कर सामने आया है। और शिशिर, जिस तरह से हमने अभी उनकी स्पीच सुनी, उनका जो संबोधन था देवेंद्र फडणवीस का, वो सुना, उन्होंने विधायकों का आभार जताया, उन्होंने सहयोगियों का आभार जताया, और साथ ही साथ उन्होंने जनता को, महाराष्ट्र की जनता को दंडवत उनको प्रणाम किया, उनका आभार जताया। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक जो कह सकते हैं कि उनका जो कहने का तरीका है, उनका जो जनता के प्रति प्यार है, हम उसे कह सकते हैं। अब वहां पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनमें किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हालांकि हमें देखना होगा कि बनने का मैंडेट मिला, लेकिन के बावजूद बाजार से चूक गई। उसके फसल जो है बीजेपी सभा से, लेकिन इसके बावजूद भी जो विधायक थे 105 विधायक चुनकर आए थे उस 2019 में। तो ऐसे में आज जब संबोधन कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विधायक जो है उनका साथ छोड़कर नहीं गया, और इसीलिए जो आज संबोधन उन्होंने किया, उन्होंने विधायकों का भी आभार माना है कि विधायक उनके साथ उस वक्त भी खड़े थे जब माहौल जो है बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ नहीं था। तो ऐसे में जी शिशिर, बात ये भी है कि जी शिशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी क्या कुछ तैयारियां? हमारे
होगा यहाँ पर। और जो बीजेपी के नेता है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सभी जो है यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे और यहाँ पर आएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि सिर्फ जो है राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एनडीए के नेता नहीं, बाकी अन्य क्षेत्रों से भी जो गणमान्य व्यक्ति है वो यहाँ पर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 25 से 30 हजार लोग जो है कल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में एक बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि वीआईपी यहाँ पर आएंगे, आम जनता यहाँ पर आएगी। तो ऐसे में मुंबई का जो आजाद मैदान है, जिसको हालांकि अब तैयारियों का आखिरी दौर चल रहा है, यहाँ पर 3 पंडाल बनाए गए हैं आजाद मैदान पर। एक में शपथ विधि होगा तो एक में जो है साधु संतों के लिए पंडाल बनाया गया है। तो ऐसे में एक बड़े पैमाने पर जो है ये शपथ ग्रहण करने का तैयारी जो है महायुति द्वारा की गई है मुंबई में। जी चलिए शिशिर, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे ज्यादा जानकारी के लिए आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी रहेगा। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर फायरिंग हुई। हालांकि इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आपको बता दें सुखबीर सिंह बादल पर हुए इस हमले से पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में दिन दहाड़े जब पूर्व उप मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की भगवंत मान सरकार में आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। वहीं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की इसे विफलता बताया है। सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर श्री दरबार साहब में जो जानलेवा हमला हुआ, गोली चलाई गई, ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को कोई कानून नाम की चीज छोड़ी नहीं। आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है डर नाम की चीज नहीं रहेगी। गैंगस्टर्स जेलों से राज कर रहे हैं, पंजाब जेलों से चलाया जा रहा है और आज कानून व्यवस्था इस कदर गिर चुकी है, सुरक्षा इस कदर पंजाब में खत्म हो चुकी है कि एक Z+ प्रोटेक्टिव भी पंजाब में सुरक्षित नहीं है। ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की देन है पंजाब को। जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम की कड़े शब्दों में निंदा करती है, वहीं हम कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, तो इसके ऊपर सख्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो पंजाब की और बाहर की,
इन लोगों को बचाना, इनकी मदद करना बंद करो। इनकी असली जगह जेल की चक्की है, वहां इनको रहने दो। तो सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर में हुए हमले की कड़े शब्दों में हर ओर से निंदा हो रही है और कड़ी निंदा करते हुए रेल राज्य मंत्री ने भी उन पर निशाना साधा है। और जिस प्रकार से पंजाब की जो वहाँ पर जिस प्रकार से एक पूर्व उप मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल होगा। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल नहीं जा पाए। राहुल गांधी को प्रशासन द्वारा संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट रहे हैं। गाजियाबाद पर राहुल गांधी को रोका गया था, जिसके कारण वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा। वाहनों की लंबी कतारें देखी गई, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर से वापस लौटे राहुल गांधी। गाजियाबाद बॉर्डर पर 2 घंटे रहा अफरा तफरी का माहौल। इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने संभल जाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हुआ। राहुल गांधी संभल तो नहीं जा पाए, वापस दिल्ली लौटे हैं, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं लोगों को, जो आम जनता है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज संभल मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सियासी हमले किए। कहा कि यूपी अब दंगा मुक्त हो चुका है, लेकिन ये दोनों दल नौटंकी से बाज नहीं आ रहे हैं। सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे श्री अखिलेश यादव जी यूपी में जो हार का जख्म लगा है उससे सह नहीं पा रहे हैं, वैसे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में जो हार का गहरा घाव लगा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।